ERT NCERT क्लास 7 चैप्टर 13 अपशिष्ट जल की कहानी वेस्ट वाटर स्टोरी। चैप्टर का नाम है, लास्ट चैप्टर है, अपशिष्ट जल की कहानी वेस्ट वाटर स्टोरी। फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का क्या है? अपशिष्ट जल और वाहित मल। अपशिष्ट जल और वाहित मल यानी वेस्ट वाटर एंड सीवेज। तो अपशिष्ट जल कहते किसको हैं? वह जल जो उपयोग के बाद नाली में बह जाता है। अपशिष्ट जल वो होता है जो उपयोग करने के बाद नाली में बह जाता है, जिसमें गंदगी मिली होती है, यह गंदा जल कहलाता है। तो अपशिष्ट जल समझ गए। अब है वाहित मल। सीवेज क्या होता है? घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य स्रोतों से निकलने वाला जो अपशिष्ट जल है, जिसमें वर्षा जल भी शामिल हो सकता है, जो सड़कों और छतों से बहकर आया हो। यानी वो सारे घर, उद्योग, अस्पताल और कार्यालयों से निकलने वाले और अन्य स्रोतों से निकलने वाले अपशिष्ट जल, जिनमें वर्षा जल भी शामिल हो जाएगा, जो सड़कों और छतों से बहकर आया हो, इनको वाहित मल कहते हैं, जिनको सीवेज कहा जाता है। यह एक जटिल मिश्रण है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, जिसमें निलंबित जो ठोस होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ होती है, पोषक तत्व भी होते हैं, रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु भी होते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीव भी होते हैं। यानी वाहित मल को जटिल मिश्रण क्यों कहता है, इसका ये अब समझ में आ रहा होगा। अशुद्धियाँ, कॉन्टेमिनेंट्स के प्रकार। अशुद्धियाँ के प्रकार क्या हैं? तो तीन तरह का दिखाया हुआ यहाँ पे इस चैप्टर में। फर्स्ट है आपको कार्बनिक अशुद्धियाँ, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। दूसरा है अकार्बनिक अशुद्धियाँ, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। और तीसरा जो है वो है पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स। तो अशुद्धियाँ के बारे में पढ़ रहे हैं। कॉन्टेमिनेंट्स जिसको कहते हैं, पहला आपका है कार्बनिक अशुद्धियाँ, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। मानव मलमूत्र, पशु अपशिष्ट, तेल, यूरिया, कीटनाशक, शाकनाशी, फल एवं सब्जी अपशिष्ट जितने सारे भी हैं, वो कार्बनिक अशुद्धियाँ कहलाते हैं, जिन्हें ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ कहते हैं। अकार्बनिक अशुद्धियाँ क्या होती है? जैसे नाइट्रेट, फॉस्फेट, धातुएं, ये सारे अकार्बनिक अशुद्धियाँ कहलाती है, जिनमें अकार्बनिक कहने का मतलब है जिनमें कार्बन की कमी होती है, कार्बन नहीं होता है। अब पोषक तत्व क्या है? न्यूट्रिएंट्स। तो फास्फोरस और नाइट्रोजन यौगिक जो हैं वो पोषक तत्व हैं, जो अशुद्धियाँ के प्रकार में हैं। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का है वाहित मल उपचार। जो वाहित मल है उसका उपचार कैसे करें, यानी सीवेज ट्रीटमेंट कैसे करें। तो अपशिष्ट जल को जल निकायों यानी नदियों, समुद्र में छोड़ने से पहले वाहित मल उपचार संयंत्र यानी WWTP वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान में उपचारित करना आवश्यक है, ताकि जल प्रदूषण को कम किया जा सके। अगर हम अपशिष्ट जल को नदी, समुद्र में वैसे ही गंदे ही रूप से अगर बहने दें, प्रवाहित होने दें, तो ये नदी के जीव जंतुओं के लिए, समुद्र के जीव जंतुओं के लिए बहुत ही खतरनाक होगा और उनको भी प्रदूषित कर देगा, उन पे भी बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर देगा। इसीलिए उसको उपचार करने के बाद जल प्रदूषण को कम करके, यानी जल प्रदूषण को कम किया जा सकता है। कैसे? कि अपशिष्ट जल को जल निकायों में डालने से पहले उपचारित कर देते हैं। अब ये उपचार प्रक्रिया क्या क्या होगी? ट्रीटमेंट प्रोसेस, इनमें मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। उपचार प्रक्रिया में मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। पहला है इसमें भौतिक प्रक्रम यानी फिजिकल प्रोसेस। इसका भी फर्स्ट पार्ट है। बार स्क्रीन्स यानी वाहित मल को बड़े बड़े स्क्रीन से गुजारा जाता है, ताकि कपड़े के चिथड़े, प्लास्टिक, डिब्बे, डंडियाँ आदि बड़े अपशिष्ट जो है उससे हटाया जा सके। यानी बार स्क्रीन से हम लोग जब ये प्रोसेस करते हैं तो वाहित मल को बड़े बड़े स्क्रीन से गुजारते हैं
और ताकि उसमें जो कपड़ा का चिथड़ा हो, प्लास्टिक हो, डिब्बा हो, डंडियाँ हो, वो अपशिष्ट को हटाया जा सके। दूसरा पार्ट है ग्रीट और बालू हटाना। ये कैसे करेंगे? जल को कम गति से टैंक में प्रवाहित किया जाता है ताकि बालू, कंकर और ग्रीट नीचे बैठ जाए। अगर हम जल को धीमी गति से यानी कम गति से टैंक में प्रवाहित करेंगे तो उससे क्या होगा, बालू, कंकर और ग्रीट जो हल्के पदार्थ हैं, जो भारी पदार्थ हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। अब तीसरा पार्ट है तल छटीकरण टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक कहते हैं इसको। इस टैंक में वाहित मल को लंबे समय तक रखा जाता है। इसमें ठोस अपशिष्ट मल नीचे बैठ जाता है जिसे स्लज कहते हैं, जो पंख होता है यानी कीचड़ होता है। तैरने वाले तेल और वसा को हटा दिया जाता है। इस तरह से तलछटीकरण प्रोसेस हो जाता है। यानी तलछटीकरण टैंक में वाहित मल को लंबे समय तक आप छोड़ दीजिए, पहले रखा जाता है और इससे होता क्या है कि ठोस अपशिष्ट जो मल होते हैं नीचे बैठ जाते हैं, जिन्हें पंख कहते हैं यानी स्लज कहते हैं। कीचड़ होता है वो नीचे बैठ जाता है और तैरने वाले तेल और वसा को हटा दिया जाता है। अब ये नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रासायनिक और जैविक प्रक्रम यानी केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। इससे पहले हम लोग पढ़े थे भौतिक प्रक्रम। अब इस रासायनिक और जैविक प्रक्रम में फोर्थ क्या है, एरेशन टैंक। एरेशन टैंक क्या होता है? तो उपचारित जो जल है, जो निर्मलीकृत जल है, को एरेशन टैंक में पंप किया जाता है जहां हवा, एरेशन का मतलब हवा से ही प्रोसेस करना होता है, जहां हवा ऑक्सीजन को पानी में मिलाया जाता है। हवा मिलाएंगे यानी ऑक्सीजन भी मिल जाएगा। इससे लाभकारी जीवाणु जो होते हैं, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, वो पनपने लगते हैं। मतलब हवा के ऑक्सीजन को अगर हम पानी के मतलब ये निर्मलीकृत जल में मिलाएंगे एरेशन टैंक में पंप करके, तो उससे लाभकारी जीवाणु यानी बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है उसमें पनपने लगते हैं, जन्म लेने लगते हैं, जो शेष कार्बनिक अशुद्धियों यानी मानव अपशिष्ट, भोजन अपशिष्ट, साबुन आदि को खा जाते हैं। इससे फ़ायदा होता है कि वो उन अपशिष्टों को खा जाते हैं। अब पांचवा क्या है, अवसादन। कुछ घंटों बाद सूक्ष्म जीव नीचे बैठ जाते हैं जिसे सक्रियित पंख यानी एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। तो अवसादन का मतलब ही होता है नीचे बैठ जाना, यानी इसको अगर कुछ घंटे हम छोड़ दें तो सूक्ष्म जीव नीचे बैठ जाएगा, जिसे सक्रियित पंख यानी एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। अब है निपटान, डिस्पोजल। डिस्पोजल क्या होता है? तो उपचारित जो जल है, सक्रियत पंख को हटाने के बाद, जो पंख अभी नीचे बैठ गया था उसको हटाने के बाद ऊपर से निर्मुक्त जल को ओजोन या क्लोरीन से रोगाणुमुक्त किया जाता है और इसे नदियों, समुद्र या भूमि में छोड़ दिया जाता है। मतलब इस तरह से पूरी तरह से उसको उपचारित करने के बाद नदियों, समुद्रों और भूमि में छोड़ दिया जाता है। अब है पंख यानी स्लज। अवायवीय जीवाणुओं, एनारोबिक बैक्टीरिया जो होता है द्वारा पंख को विघटित कर लिया जाता है, जिससे बायोगैस बनती है। तो इसका दूसरा उपयोग भी हो गया कि बायोगैस भी बन गई, जिसका उपयोग ईंधन के रूप में या बिजली बनाने में हम कर लेते हैं। यानी एक तरह से जल भी उपचारित हो गया और उनकी जो गंदगी बच गई उनसे बायोगैस के थ्रू हम लोग ईंधन के रूप में या बिजली भी बनाने में उपयोग आ गया। तो ये था प्रोसेस। नाउ अब जो है थर्ड टॉपिक वो है स्वच्छता और रोग। ये थर्ड टॉपिक है, स्वच्छता और रोग। तो स्वच्छता और रोग में सैनिटेशन एंड डिजीज़ में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वच्छता। सबसे पहले सैनिटेशन, ये क्या होता है? तो मानव मल मूत्र के सुरक्षित निपटान और प्रबंधन की व्यवस्था को ही स्वच्छता कहते हैं। यानी मानव मल मूत्र के सुरक्षित निपटान और प्रबंधन की व्यवस्था ही स्वच्छता यानी सैनिटेशन कहलाती है। उचित स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल जल जनित रोगों यानी वाटर बॉर्न डिजीजेज, जो जल से रोग होते हैं, को रोकने की कुंजी है। अगर हम उचित स्वच्छता रखें और सुरक्षित पेयजल उचित स्वच्छता रखें और सुरक्षित पेयजल रखें तो होगा क्या कि जल जनित रोग जो हैं वो रुक जाएगा और उसको रोकने की कुंजी है, उसमें मदद मिलेगा। जल जनित रोग क्या होते हैं? तो वाटर बॉर्न डिजीजेस, वाहित मल द्वारा संदूषित जल से फैलने वाले रोग। यानी वाहित मल में जो प्रदूषित जल होते हैं उनसे जो रोग फैलते हैं, जैसे हैजा, टाइफाइड या पीलिया या पेचिस, तो इन सारे को जल जनित रोग कहते हैं। तो एग्जाम्पल में हैजा, टाइफाइड, पीलिया और पेचिस है, जिसको कॉलेरा,
टाइफाइड, जॉन्डिस एंड डिसेंट्री कहते हैं। यानी जल जनित रोग जो है वो वाहित मल द्वारा संदूषित जल से फैलने वाले रोग हैं। नौ फोर्थ टॉपिक है वैकल्पिक व्यवस्था और सुगृहिणी क्रियाएं, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स एंड गुड हाउस कीपिंग। अब इसमें क्या है, तो कम लागत के विकल्प, मतलब कम से कम खर्च करने का क्या ऑप्शन है, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। जहाँ सीवर लाइनें उपलब्ध नहीं हैं वहाँ सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय और खाद गड्ढे, कंपोस्टिंग पिट्स जैसे वैकल्पिक ऑन साइट निपटान प्रणालियों का उपयोग किया जा सकता है। मतलब जहाँ पे सेप्टिक टैंक, जहाँ सीवर लाइनें उपलब्ध नहीं है, ये जो प्रोसेस ऊपर बताया गया वो सब अगर हम ना कर पाएँ तो फिर कम खर्च वाला जो विकल्प है वो क्या है कि वहाँ सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय और खाद्य जो गड्ढे हैं यानी कंपोस्टिंग पिट्स, ये वैकल्पिक ऑन साइट, ऑन साइट का मतलब होता है जिस जगह कचरा फैला उसी जगह आप निपटान कर लीजिए उसको, तो इसको ऑन साइट निपटान कहते हैं। ये बहुत सही वर्ड है। ऑन साइट निपटान प्रणालियों का उपयोग करके हम इसको कर सकते हैं, इसमें खर्च भी कम आता है। अब है उत्तम सुगृहिणी क्रियाएं, ये क्या होता है, तो गुड हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस, गुड हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। पहला है इसमें तेल और वसा को नाली में ना डालें, वे पाइपों में रुकावट पैदा करते हैं। कुछ चीज़ें का ध्यान अगर रखेंगे तो हमारे लिए कचरा को निपटान करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे पहला है कि तेल और वसा को नाली में ना डालें, वे पाइपों में रुकावट पैदा करते हैं। दूसरा क्या है कि ठोस अपशिष्ट यानी चाय की पत्ती, खाद्य अपशिष्ट, नैपकिन, कपास, सॉफ्ट खिलौने को नालियों या शौचालयों में ना फेंकें। ये भी हमारा अपने स्तर पे घरेलू स्तर पे करने के लिए बहुत अच्छा एक चीज़ है जो सबको ध्यान देना चाहिए कि ठोस अपशिष्ट जो भी हैं, चाय की पत्ती हैं, खाद्य अपशिष्ट है, नैपकिन है, कपास, सॉफ्ट खिलौने को नालियों या शौचालयों में फेंकना नहीं चाहिए। अब तीसरा क्या है कि पेंट, मोटर तेल, दवाइयाँ आदि को नाली में ना फेंकें क्योंकि वे लाभकारी जीवाणुओं को मार सकते हैं जो जल शोधन में मदद करते हैं। अब अगर हम पेंट, मोटर तेल, दवाइयाँ ये सब को नाली में फेंक देंगे तो लाभकारी जो जीवाणु उसमें थे वो मर जाते हैं, जिनसे जल शोधन का प्रोसेस रुक जाता है। क्योंकि लाभकारी जीवाणु रहेंगे तो जल अपने आप वो साफ करते रहते हैं। तो ये था 4 टॉपिक इस चैप्टर का, ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अ लॉट ऑफ थैंक्स टू वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइबिंग मी, liking me, supporting me, and a lot of thanks.